A very good morning, students, and welcome to my another class 12th, chapter number 6, molecular basis of inheritance हमने शुरू किया था, जिसके लेक्चर नंबर 2 में हमने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जो कि जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी से रिलेटेड थे। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी का बायोकेमिकल बेसिस देखा, और साथ ही हमने हर्से और चेज के एक्सपेरिमेंट की भी बात की। स्टूडेंट्स, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के जो डायग्राम है आप एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। साथ ही पैकेजिंग ऑफ डीएनए का जो डायग्राम है वो भी आप एनसीईआरटी बुक से ही बनाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं तब आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने खुली हुई रखेंगे, तो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आगे आप देखिए, हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करने वाले हैं। ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, गुणधर्म होने चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसी योग्यता रखता हो, ऐसी एबिलिटी रखता हो कि वो अपनी रेप्लिका बना सके, अपनी जेरोक्स कॉपी बना सके। इसे हम रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। उस जेनेटिक मटेरियल में केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी पाई जाती हो, वो केमिकल रूप से स्ट्रक्चरल रूप से स्टेबल हो। प्रोवाइड द म्यूटेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। वो जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन करने वाला हो, उत्परिवर्तन करने वाला हो, ताकि इवोल्यूशन का बेस बन सके, इवोल्यूशन हो सके, विकास हो सके, एक जाति से नई जाति की उत्पत्ति हो सके, वेरिएशंस पैदा हो सके। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। और वो जेनेटिक मटेरियल ऐसी एबिलिटी रखता हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके एज ए मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में या रूप में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लिखेंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे कि एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ताकि हम उसे एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल बोल सकें। आगे स्टूडेंट्स, मैंने एक टेबल बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें मैंने रीजन्स बताए हैं कि डीएनए जो है वो स्टेबल होता है आरएनए से या लेस रिएक्टिव होता है, तो उसका कारण क्या है। तो आप कारण बताएंगे। डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म मिलती है, इसके अंदर थायमिन पाया जाता है, और एब्सेंस ऑफ 2-OH इन शुगर, और इसकी जो डीऑक्सीराइबोस शुगर उसमें 2-OH ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है डीएनए में, आप याद रखेंगे। जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल मिलता है, और यहाँ पर प्रेजेंस होती है 2-OH ग्रुप की शुगर के अंदर। इसीलिए आरएनए जो है वो ज़्यादा म्यूटेबिलिटी रखता है, हाई रिएक्टिविटी रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए अनस्टेबल होता है एंड फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स की आरएनए भी कुछ वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है, वहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता है, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, नीट के एग्जामिनेशन पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू आरएनए दिस वायरसेज म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। आरएनए की वजह से ये वायरसेज जो है ज़्यादा म्यूटेशन कर सकते हैं, और इनका इवोल्यूशन जो होता है वो बहुत फास्टर रेट से होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आरएनए की वजह से इनमें जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा पाई जाएगी, हाई रिएक्टिविटी वाले ये वायरसेस हो जाएंगे। फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए डीएनए इज़ बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। डीएनए आरएनए से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है। बट फॉर द ट्रांसमिशन, याद रखेंगे आप, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए डीएनए बेटर है, जबकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए ज़्यादा बेटर है। तो आरएनए एज ए मैसेंजर काम करेगा। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए जो है डायरेक्टली कोड का काम कर सकता है। हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, और इस प्रकार से वो बहुत ही आसानी से कैरेक्टर्स को अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि डीएनए जो है वो आरएनए के ऊपर डिपेंड पाया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, RNA can directly code for protein synthesis, hence can easily express the characters. DNA is dependent on RNA for protein synthesis. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स, आप राइट करेंगे, याद करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। आगे आप देखिए, द टू DNA strands आर कम्प्लीमेंट्री।
जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में पूरक होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऑन हीटिंग दे सेपरेट, जब उनको गर्म किया जाता है तो वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड दे कम टुगेदर, और जब अप्रोप्रिएट कंडीशन वापस प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ऑफ द हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट टेस्टेड। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा कि जब हमने एस स्ट्रैंड को हीट किल्ड कर दिया था तब भी उसके डीएनए में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रही और वो डीएनए आर स्ट्रैंड के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे। आगे हम आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस देखते हैं कि आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस क्या है। आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस के अनुसार आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए से भी पहले आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के रूप में आया। इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड कैटालिस्ट। जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में और कैटालिस्ट के रूप में व्यवहार कर सकता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड आरएनए। जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जिनमें हम मेटाबॉलिज्म को इंक्लूड करते हैं, आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स 11th क्लास में। ट्रांसलेशन आगे हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं और स्प्लाइसिंग भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो है वो आरएनए के चारों तरफ ही इवॉल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी, और डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल है डीएनए से। तो आप आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा क्या है। तो इसे देने वाले जो थे वो फ्रांसिस क्रिक थे। इट स्टेट्स दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से फ्लो करती है, डीएनए से आरएनए की तरफ जाएगी और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो आप लोग जानते ही हैं रेप्लिकेशन, डीएनए अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनती है। तो इसे हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे स्टूडेंट्स। रेप्लिकेशन मीन्स द कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए। रेप्लिकेशन आगे हम देखते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब हो जाएगा डीएनए का अपने आप कॉपी बनाना पेरेंट डीएनए के द्वारा। तो पेरेंट डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बना सकता है, इस पावर को हम रेप्लिकेशन कहेंगे। वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉटसन और क्रिक जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, उन्होंने ही डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एक और मॉडल प्रपोज किया जिसे हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं या अर्ध संरक्षी रेप्लिकेशन का मॉडल कहते हैं। अर्ध संरक्षी से हमारा मतलब हो जाएगा कि जो आधा डीएनए स्ट्रैंड है वो नए डीएनए स्ट्रैंड में संरक्षित रह जाएगा या सुरक्षित रह जाएगा और आधा नया बन जाएगा। तो आप देखिए, इट सजेस्ट दैट द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स, जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स है, एक्ट एज टेम्पलेट, वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, नए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए। आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड्स। और रेप्लिकेशन के बाद जो प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड रखेगा और एक न्यू स्ट्रैंड रखेगा। इसे ही हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आज यहीं तक पढ़ते हैं और जितना भी मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया है, अब बहुत अच्छे से ढंग से धीरे धीरे लिख कर याद करिए, उसे समझिए ये सब चीज़ें क्या है, इनका मतलब क्या है और आप इन्हें किस प्रकार से सीख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक आप हमेशा अपने पास रखेंगे और उसे भी आप पढ़ते रहेंगे। डायग्राम एनसीईआरटी बुक से देखेंगे और उन्हें आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए, सारी लेबलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।